Hello my dear students, welcome to our channel NCERT शिक्षक. I am प्रभावी मिश्रा. आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे. अच्छा, मेटल्स का नेम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? लोहा या फिर सोना, है ना. लोहे जैसा फौलाद, सोने जैसा कीमती, चमकीला. तो ये सारी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है मेटल्स की, जो कि हम अभी पढ़ेंगे. लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती. जोक्स अपार्ट, चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. इस चैप्टर में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. हमें सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्वालिटीज़ को अच्छे से समझना है. तो हर एक एक्सपेरिमेंट हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो नोट्स हैं वो टू द पॉइंट है, तो आप उन्हें ज़रूर लिख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अब देखिए, कोई भी चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि हाँ ये चीज़ मेटल है और ये चीज़ नॉन मेटल है. हम कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या वो नॉन मेटल है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा. फर्स्ट इज मैलिएबिलिटी. जब भी आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं या गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो वो हैमर के थ्रू पीट करके उसे शीट में बदल देते हैं. चाहे लोहा हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी जो मेटल होता है उसे पीट करके शीट में बदल देना, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये मैलिएबिलिटी होती है. और जनरली मेटल्स मैलिएबल होते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें पीट कर शीट में बदला जा सकता है. अब वही आप नॉन मेटल में ले लीजिए, आप कोई चौक ले लीजिए या फिर कोयले का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप हैमर से ज़रा पीट कर देखिए, क्या वो शीट में बदल जाएगा? नहीं, बल्कि वो ब्रेक हो जाएगा. तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं. तो ये मतलब शीट में बदलने वाली प्रॉपर्टी, इसे मैलिएबिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डक्टिलिटी. अभी मैं लिखवा दूंगी, आप पहले समझ लीजिए. डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को एक पतले से वायर में बदल देना, है ना, खींच करके उसे वायर में बदल देना. तो ये वाली प्रॉपर्टी भी, डक्टाइल कौन होता है? मेटल्स होते हैं. आपने देखा होगा जो ये तार वगैरह होते हैं, उसकी प्लास्टिक की जब आप लेयर हटाएंगे, जो ये इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उनकी जब आप प्लास्टिक की लेयर हटाएंगे तो उसके अंदर जो तार होता है वो या तो कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा. वैसे सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी सिल्वर में होती है ना. लेकिन सिल्वर इतना कॉस्टली है तो सिल्वर के वायर तो मुश्किल ही है ना. तो इसीलिए तो वो जो वो कॉपर है या एल्यूमिनियम है वो क्या है? वो मेटल है. यानी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उन्हें खींचकर हम एक वायर में चेंज कर सकते हैं. क्या आप किसी नॉन मेटल को वायर में बदल सकते हैं? आप प्लास्टिक ले लीजिए या कोयला है, चौक है, इसी का एग्जांपल ले लीजिए, आप उसे खींचकर वायर में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना, है ना. तो जो डक्टाइल या डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? मेटल्स की होती है. नॉन मेटल्स में नहीं होता है ऐसा. एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं लस्चर मीन्स जो मतलब किसी चीज से लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट हो और एक ग्लो, शाइन नजर आए. आपने जो ज्वेलरीज बनती हैं वो किसकी बनती हैं? गोल्ड की या सिल्वर की. क्यों? क्योंकि उनमें ये शाइन है वो दिखाई देती है, ग्लो दिखाई देता है. जब उससे लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है तो एक ग्लो दिखाई देता है. क्या नॉन मेटल्स में ऐसा होता है? कोयला या चौक का मैंने जो एग्जांपल दिया है, आप उसी एग्जांपल से समझ लीजिए. उस पर जब लाइट टकराएगी तो क्या आपको एक शाइन नजर आएगी? नहीं आती है. ये बेल है, ये मेटल की है ना, ये मेटल है. इसमें एक अलग ही शाइन नजर आ रही होगी आपको, है ना. तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्चर होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, उनमें ऐसी शाइन नहीं नजर आती है. और एक फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सोनोरस. आप साउंड से याद रखिए, ठीक है. मतलब जो ये मेटल्स हैं, अब ये बेल है, ये मेटल है, ठीक है. इसको आप बजाइए,
एक रिंगिंग साउंड आ रहा है ना, रिंगिंग साउंड। आपने किसी भी टेम्पल में क्या लकड़ी की वुडन बेल देखी है? नहीं देखी होगी ना, क्योंकि जो वुड है वो नॉन मेटल है, उसमें ऐसा रिंगिंग साउंड तो नहीं आएगा। ये कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स को ऐसे करके देखिए आप, रिंगिंग साउंड आता है ना। ये प्लास्टिक का है, ये नॉन मेटल है, इसमें रिंगिंग साउंड आ रहा है, साउंड तो आ रहा है लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं आ रहा है ना। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, आप वुड की टू पतली पतली स्टिक्स लेकर के देखिए, उनको आप बीट करके देखिए, रिंगिंग साउंड आएगा। वुडन स्टिक्स को आपस में ऐसे ऐसे बजा करके देखिए, तो रिंगिंग साउंड उसमें भी नहीं आएगा। मीन्स मेटल्स सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं सोनोरस, वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं खुद से, है ना। अब अगर आप उसमें पतली सी लेयर लगा दीजिए, उसमें वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन नॉन मेटल्स खुद से रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी हम देखेंगे। और आपने ये भी देखा होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में, साइंस के पिछले चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ाया था कि जो कुकर वगैरह होते हैं, उनके हैंडल जो होते हैं वो ऐसे, अगर उस पर प्लास्टिक की, वो कौन सी प्लास्टिक होती है, बेकेलाइट हमने पढ़ा था ना, वो अगर बेकेलाइट का हैंडल ना लगा हो तो जरा कुकर को पकड़ कर देखिए, ऐसे हाथ जल जाता है ना, वो गर्म हो जाते हैं। मीन्स वो बेकेलाइट है वो प्लास्टिक है, वो नॉन मेटल है, और जो कुकर का जो नॉर्मल हैंडल होता है जिसके ऊपर बेकेलाइट चढ़ी होती है वो मेटल है। मेटल जो है वो अपने से हीट को पास होने देते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना। तो इसीलिए मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, वो अपने से हीट को पास नहीं होने देते हैं। इसीलिए वो बेकेलाइट जब चढ़ा होता है, प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है, तो हैंडल हम आसानी से पकड़ कर उतार सकते हैं। अगर वो हट जाए तो फिर हमें वही कुकर पकड़ने में, जब वो गैस पे चढ़ा रहे थोड़ी देर गर्म हो जाता है, फिर वो कुकर पकड़ने में हमारा हाथ जलने लगता है। और अभी जैसे मैंने वायर्स का बताया, उसमें जो वायर अंदर पड़ा होता है वो काहे का होता है, मेटल का होता है ना, कॉपर वगैरह मेटल है ना। तो वो, इसका मतलब है वो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स, आपने कोई भी वायर देखा है, वो लकड़ी का हो, कोई भी वायर प्लास्टिक का, कोयले का, या चारकोल का, या चौक का, ऐसा कोई वायर आपने देखा है जो किसी नॉन मेटल का हो? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो चलिए अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को समझते हैं, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ टर्म समझना जरूरी है। तो मैलिएबिलिटी, मैंने क्या बताया था, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बीट करके वो थिन शीट्स में बदल दिए जाते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी होती है, और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मैंने डक्टिलिटी बताया, डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, खींच करके उन्हें वायर्स में बदला जा सकता है, ये भी मेटल्स की होती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे उन्हें खींच करके वायर्स में बदला जाता है। आयरन भी, जो सरिया वगैरह होती है ना, अब जब मकान बनता है तो सरिया बांधने के लिए जिन वायर्स का यूज किया जाता है वो किस चीज के वायर्स होते हैं, आयरन के, है ना, लोहे के ही वायर्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है। सोनोरस, सोनोरस, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस, ठीक है। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मैंने अभी दिखाया। लस्टर, अ ग्लो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, मेटल से जब लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के एक ग्लो, एक शाइन देती है, मेटल्स को एक कैरेक्टरिस्टिक शाइन देती है, वही प्रॉपर्टी होती है लस्टर। अब हम सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ऐसी एक टेबल बना लेंगे, एक साइड में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, एक साइड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दूसरे साइड में, ठीक है। ऐसे 3 कॉलम्स बना लीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लस्टर, लस्टर मीन्स चमक, शाइन, ठीक है। तो मेटल्स होते हैं लस्टरस, मैंने एग्जांपल भी बताया। नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, वो या तो डल होते हैं या नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है।
मैलिएबिलिटी मैंने बताया, पीट करके थिन शीट में बदल देना, है ना। आपने देखा है ना कि जैसे खाना वगैरह खराब ना हो इसलिए एल्यूमिनियम की फॉइल में लपेट करके रखते हैं ना, तो वो जो वो फॉइल होती है एल्यूमिनियम की, तो इसका मतलब है वो थिन शीट में बदला जा सकता है ना। और आपने देखा है कि मिठाइयों वगैरह पे सिल्वर वर्क चढ़ा रहता है ना, सिल्वर की एक पतली सी फॉइल चढ़ी रहती है। तो अब आप सोच लीजिए सिल्वर एक मेटल है और उसको इतनी पतली, कितनी ज़्यादा थिन फॉइल में चेंज किया जा सकता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है, उसमें आपको एक कोयले का टुकड़ा लेना है और जो पेंसिल होती है उसकी लेड लेनी है, आयरन नेल कोई भी, और एक कॉपर वायर लेना। उसे पीट करके देखना है क्या क्या चीज़ें शीट में चेंज हो जाएंगी और क्या चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी, उसे खींचकर वायर में चेंज कर देना। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, तो मैंने उदाहरण भी दिया था। मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। और आप याद करिए पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर कराया था, उसमें हमने एक कंडक्टर बनाया था ना, एक पूरा कंडक्टर बनाया था। जब हम मेटल का पीस लगा रहे थे तो बल्ब जल जा रहा था, और जब वहाँ पे हम प्लास्टिक लगा रहे थे, प्लास्टिक का पीस, तो वो बल्ब नहीं जल रहा था। वो भी दिखाता है कि कंडक्टर मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल्स या तो पुअर कंडक्टर होते हैं या बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट को खुद से पास नहीं होने देते हैं। 6th पॉइंट इज टच सेंसेशन। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली, मैंने जनरली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एक मेटल होता है मर्करी, वो हार्ड नहीं होता है, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। जैसे आप लोहा है, सोना है, सिल्वर है, इनको आप अपने हाथों से ऐसे पुश करके देखिए, क्या उनका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। और जनरली नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आप याद रखने के लिए लिख सकते हो मेटल्स में, आपको पता ही है कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल्स कोल, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, डायमंड भी। डायमंड आप सोचिए वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो एक नॉन मेटल है। तो ये सारे जो होते हैं ये एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। मैं अभी एक्सेप्शन भी आपको आगे बताऊंगी। बेटा देखिए, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कुछ लिखी थी ना, तो उसी के नीचे आप एक नोट करके लिख लीजिए। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। मेटल्स लाइक सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है, ऐसे ही N कैपिटल A स्मॉल। सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम का K होता है, आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। आपको मैंने अभी क्या बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं ना, उन्हें हम नॉर्मली हैंड से ऐसे पुश करके, जनरली मैंने बताया था उन्हें हैंड से पुश करके उनका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम ये मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें सिंपल नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो आसानी से, बहुत आसानी से। जैसे सोप कट करते हैं ना, उस तरीके से बहुत आसानी से ये कट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतने सॉफ्ट होते हैं तो हमने इन्हें नॉन मेटल में क्यों नहीं रखा, इन्हें मेटल में ही क्यों रखा? बेटा इसलिए क्योंकि इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल वाली है, लेकिन जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स वाली ही हैं, इसीलिए इसे हम मेटल में रखते हैं। लेकिन सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से आप इसे एज अ एक्सेप्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. Mercury अकेला ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। अब आप कहोगे कि आपने गोल्ड स्मिथ को देखा है कि वो सोना है या सिल्वर है, इनको पिघला करके डिफरेंट ज्वेलरीज बनाता है ना।
लेकिन बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट रूम टेम्परेचर। कभी भी आपने गोल्ड या सिल्वर को रूम टेम्परेचर पे देखा है लिक्विड स्टेट में? नहीं। उसे लिक्विड बनाने के लिए क्या, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। आयरन है, उसे भी लिक्विड बनाने में बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है ना। और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सॉलिड हो जाते हैं। जनरली मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक अकेला मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे ही लिक्विड स्टेट में होता है। पहले आपने देखा ही होगा कि पहले के जो थर्मामीटर्स आते थे उनमें मरकरी का यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये एक मेटल है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं। एक मैंने आपको डायमंड का बताया, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा होता है, ये हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और ये लस्ट्रस भी होता है। ये क्यों इतना ज़्यादा चमकीला होता है डायमंड, क्योंकि ये लाइट को, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। अब देखिए, डायमंड के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज मेटल वाली हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है, क्योंकि इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बन। कार्बन से बना होता है डायमंड, आपको पता है, कार्बन के ही कई सारे एटम्स मिल करके डायमंड बनाते हैं। तो लेकिन कार्बन आपको पता है कि वो नॉन मेटल है, तो डायमंड भी नॉन मेटल है। तो ये एक्सेप्शन आप ज़रूर याद रखिएगा। एक्सेप्शन जहाँ भी कोई अलग चीज़ होती है ना, अक्सर वही एग्जाम में आती है। आइए अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैसे ही एक टेबल में समराइज कर लेंगे, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, अजीब सा लग रहा होगा। बेटा परेशान नहीं होइए, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये रिएक्शंस मैं अभी आपको आसान भाषा में समझाऊंगी, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्या याद रखना है, वो भी बताऊंगी। ये रिएक्शंस आप नहीं याद रख पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्साइड। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो आयरन है, आयरन नेल है या कुछ भी है, उसे आप किसी मॉइस्ट एरिया में रख करके छोड़ दीजिए, या फिर पानी में थोड़ा सा डाल करके उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, तो आप 1-2 दिन बाद देखेंगे कि उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है ना। आयरन नेल, जिसको हम कहते हैं कि ये जंग लग गई है, मोर्चा लग गया, ये खराब हो गई है, तो वो रस्ट होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की वो रस्ट होती है। तो आयरन को, अब देखिए ये जो ये नंबर्स है ना, ये होता है बेटा रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ये आप बैलेंसिंग क्लास 9th में सीखेंगे। अगर आपको ये नहीं याद रह रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ये नहीं याद रहता तो आप ये हटा दीजिए। ये बैलेंस मैंने की थी, रिएक्शंस बैलेंस्ड करके ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपने अभी बैलेंसिंग तो सीखी नहीं, आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आयरन ने जब उसको हमने वाटर में डाला तो उसमें वाटर में ऑक्सीजन होती ही है, या ऐसे भी छोड़ देते हैं तो मॉइस्ट जगह पे भी छोड़ देते हैं, तो आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, रस्ट बनाई, ठीक है। आपने क्लास 7th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें आपको मैग्नीशियम रिबन जलाने को बोला गया होगा, है ना। मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया होगा, और कोई भी चीज कब जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। एयर में ऐसे आप जलाते हैं तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी सिर्फ तभी ही वो चीज़ जलेगी। तो जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को एयर में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाते हैं तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया, बर्न किया, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो आप वैसे ये रिएक्शन तो मेरे ख्याल से याद रख सकते हैं। जब आपको ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको ये वाली रिएक्शन याद रह जाती है तो वेल एंड गुड, तो आप ये वाली रिएक्शन सिंपल सी है, आप ये लिख सकते हो। आपको ये 2 नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो
ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं भी याद रहती है तो आप सिर्फ ये नीचे नीचे वाला याद रख लीजिए, मतलब आपको ये सिंबल्स नहीं याद रहने तो आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये ऐसे एरो बनाकर लिख दीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इतना याद रख सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं याद रह रहा है तो लेकिन आपको आंसर को अच्छे से लिखना है तो आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ तो आप लिखोगे ही और इससे इम्प्रेशन पड़ता है, लेकिन अगर आपको ये रिएक्शन याद रह रही है तो ज़रूर लिख कर आइएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये जो ये मैग्नीशियम को जलाने पर जो वो ऐश मिली थी, जो राख मिली थी, वो राख ही होती है ऑक्साइड, ठीक है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। और इसमें ये जो ये रस्ट है ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, यही है मेटल ऑक्साइड। आपने देखा होगा जैसे कॉपर का कोई भी वेसल है उसे आप मॉइस्ट जगह पे छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे कि उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की ग्रीनिश कोटिंग चढ़ जाती है ना, एक लेयर बन जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया है और उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया होता है। वो ग्रीन सी लेयर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है। फिलहाल आप इसमें से ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ये अगर आपको रिएक्शन याद रह जाती है, सिंपल सी है, याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये जो ब्राउन सी रस्ट होती है ना, इसको आप खुरच करके किसी कागज पे ले लीजिए और उसे बहुत थोड़े से पानी में घोल लीजिए, डिजोल्व कर लीजिए। या फिर अगर आपको रस्ट नहीं मिल रही है तो वो जो मैग्नीशियम आपने जलाया था और उसकी वो जो वो राख थी, उस राख को बहुत ही थोड़े से पानी में घोल लीजिए, ठीक है। फिर वो जो वो सॉल्यूशन है उसे आप लिटमस पेपर पे चेक करिए। पहले रेड लिटमस पेपर पे चेक करके देखिए, फिर ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करिए। तो आपको क्या दिखेगा, जब आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे उस सॉल्यूशन को तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। वो रेड लिटमस ब्लू इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। तो आपने जब उस मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन था उसे आप जब ब्लू लिटमस पेपर पे आपने डाला तो उसका कलर नहीं चेंज हुआ। जब आपने रेड लिटमस पेपर पे चेक किया तो उसका कलर, रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया। तो यानी कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। देखिए आप इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते होगे ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है, अनीला, अनीला, ठीक है। ए से अ से अम्ल, अम्ल मीन्स एसिड, ठीक है। नी से नीला, ब्लू, ठीक है। और ला से लाल, रेड। अब देखिए जो अनीला मीन्स नीला नहीं, जो नीला नहीं है वो कैसा है, वो लाल है ना। मीन्स जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। आप अनीला याद रखिए तो आपको याद रहेगा। अ से एसिड, नी से ब्लू नीला और ला से लाल। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं वो होते हैं एसिड, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं वो होते हैं बेस, ठीक है। अगर आपको ये अनीला नहीं याद रह रहा है तो आप आबरा का डाबरा याद रख सकते हो। आबरा, ए से एसिड, बी से ब्लू और र से रेड, ठीक है। मीन्स जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। फिर बेस के लिए तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक याद रहेगा तो नेक्स्ट अपने आप से ही याद रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। MB से आप याद रख सकते हो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब देखिए नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना रहे थे, ऐसे ही नॉन मेटल भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, MB आपको याद आ रहा होगा ना,
और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए कैसे, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपको सल्फर पाउडर को लेना है, मतलब आप ये एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, किसी बड़े की प्रेजेंस में ही करिएगा, ठीक है। सल्फर पाउडर को थोड़ा सा लेना है और उसे बर्न करना है। जैसे ही वो बर्न होने लगे तुरंत उसे एक एयर टाइट ग्लास टम्बलर में डाल देना है, ठीक है। मतलब उसकी गैस जो होगी उस गैस को निकलने नहीं देना, उस गैस को स्टोर करना है। फिर वो गैस होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वो जो गैस निकलेगी वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ने जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, SO2 से रिएक्ट करके SO2 बना लेगा। तो ये गैस है, इसको हमें निकलने नहीं देना है। फिर इस गैस में बहुत थोड़ा सा हमें वाटर ऐड करना है, और जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना देता है। वो गैस थी उसमें बहुत ज़रा सा वाटर ऐड करेंगे, फिर वो मिक्सचर बना उसे हम पहले ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, फिर हम रेड लिटमस पेपर पे डालकर टेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, जब रेड पे डालेंगे तब तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन जब हम उस मिक्सचर को ब्लू लिटमस पेपर पे जैसे ही लेंगे तो उसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाएगा, ठीक है। ब्लू जब रेड में चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, एसिड, है ना। तो सल्फर क्योंकि नॉन मेटल है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब आप ये कैसे याद रखोगे, आपको Na याद रखना है, ठीक है। N से नॉन मेटल, A से एसिड, N से नॉन मेटल, A से एसिड। देखिए जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना, हमने एक टेबल देखी थी, तो उसमें क्या होता है, मैलिएबिलिटी हमने देखी, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल नहीं होते हैं ना, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, सोनोरस भी नहीं होते हैं, हमने मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज थी जो नॉन मेटल्स में नहीं होती है, ठीक है। और Na का मतलब भी क्या होता है, नन ऑफ द अबव। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में वो ज्यादातर प्रॉपर्टीज नहीं थी ना, तो नॉन मेटल्स के लिए हमने Na टर्म याद रख लिया, नन ऑफ द अबव, ठीक है। N से नॉन मेटल, A से एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। अब देखिए आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, ठीक है। उसमें आपको जितने भी लैब में आपने एसिड्स या बेस देखे हैं उनके नेम्स लिखने हैं, और उसके आगे आपको ये भी लिखना है कि ये किस मेटल या नॉन मेटल के ऑक्सीजन के से रिएक्ट करने पर बने हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। तो सबसे पहले हम सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम हमें पता है कि एक मेटल है, और हमने क्या बताया था कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है जिसे नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन रिएक्शन। जब भी सोडियम ऑक्सीजन या वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो अब मैंने क्या बताया कि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट है जो उसमें एयर तो प्रेजेंट है ही, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो एयर के कांटेक्ट में आते ही सोडियम तुरंत जलने लग जाता है, तो इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, मिट्टी के तेल में सोडियम को स्टोर करके रखते हैं। जब मैं स्कूल लाइफ में थी, मेरी तो स्कूलिंग नवोदय से हुई है, तो केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल हो जाते थे, फिर लैब से निकलते वक्त हम लोग हैंकी में बहुत थोड़ा सा सोडियम रख लेते थे छुपाकर, और लैब से बाहर निकलते ही उसे पट से फेंकते थे। तो जैसे जो लहसुन वाला जो पटाखा होता है ना, वो एकदम से उसकी जैसी साउंड होती है, उस तरीके से वो जलता था, और बहुत हीट के साथ। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वो पटाखे की तरह लगता था तो अच्छा लगता था थोड़ा सा। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत बर्न होने लगता है,
और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से आपका हाथ भी जल सकता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपके टीचर आपको ये करके दिखाएंगे। वो एक बीकर लेंगे और उसको आधा जो है वाटर से फिल कर देंगे, फिर एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, मैंने क्या बताया, सोडियम नाइफ से कट हो जाता है, तो वो बहुत छोटा सा जैसे गेहूं के दाने जितना कट करके उसको पहले ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर से, फिर उसे कॉटन में रैप करके, कॉटन में क्यों रैप करना है, इसलिए जिससे हाथों को वो हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। कॉटन में रैप करके और उसे बीकर में डाल देना। और जब ये एक्सपेरिमेंट टीचर आपके कर रहे हो तो आपको बहुत दूर खड़े होना है। जैसे ही वो सोडियम वाटर में जाकर कॉटन जैसे ही उसकी हटी और वो रिएक्ट करेगा, तुरंत बहुत तेज से बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, सोडियम बहुत तेज़ी से जल जाएगा और वो बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए, पूरी बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब आप जाकर के बीकर को टच करके देखिए, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा बीकर गर्म दिखाई देगा। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कितनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन है जो आपने रिएक्शन किया है, उसी बीकर का वो ठंडा हो जाए जब वो सॉल्यूशन, तब आप उसको लिटमस पेपर पे टेस्ट करिए। अब देखिए, ये तो हमने सोडियम के बारे में पढ़ा, ठीक है। सम अदर मेटल्स रिएक्ट स्लोली विद वाटर लाइक आयरन। अब सोडियम तो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन या वाटर के साथ, लेकिन कुछ अदर मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होता है। जैसे कि आयरन रिएक्ट करके उसमें जंग तो लग जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन स्लो होता है। और भी जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे लेकिन स्लो, ठीक है। देखा होगा आपने कि जो मम्मी लोग पायल पहनती हैं तो वो सिल्वर की होती है ना, और जब वो थोड़ी पुरानी होने लगती है, बार बार पैर धुलने से, वो जब थोड़ी पुरानी होने लगती है तो वो हल्की सी ब्लैकिश सी होने लगती है ना। तो ये जो है ये उसके रिएक्शन की वजह से होता है। जनरली नॉन मेटल्स, अब देखिए मैं नॉन मेटल्स की बात कर रही हूँ। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। लेकिन ये नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एयर के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। और जो ऐसे नॉन मेटल्स हैं एयर के साथ जो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, उनको वाटर में स्टोर करना पड़ता है, लाइक फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस जो है ये सोडियम की ही तरह, सोडियम तो मेटल है और फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है। ये फॉस्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत आग पकड़ लेता है और बहुत तेजी से जलने लगता है। तो इसीलिए ये आग ना पकड़े, इसको एयर के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं और जो ये सोडियम है इसको किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों? फॉस्फोरस को वाटर में करते हैं लेकिन सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। सोडियम ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करता ही करता है बहुत तेजी से, साथ में वाटर के भी साथ रिएक्ट करता है। और ये फॉस्फोरस है ये वाटर के साथ नहीं करेगा, ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विद वाटर। चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स। देखते हैं एसिड्स के साथ मेटल्स या नॉन मेटल्स का क्या रिएक्शन रहता है, रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बेटा ये टेबल देखकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। आप चाहें तो पेंसिल से बस ये चीज़ें उसमें फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले समझा दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको बस 6 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, ठीक है। उस पर ABCDEF आप डाल लीजिए। और आपको क्या क्या लेना है, पहली वाली टेस्ट ट्यूब में आपको मैग्नीशियम लेना है, वो जो रिबन होता है ना वही। बी वाली टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम लेना है, एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा, एल्यूमिनियम फॉयल ले लीजिए, ठीक है। सी वाली में आपको आयरन ले लेनी है, आयरन की छीलन ले लीजिए। डी वाली में आपको कॉपर ले लेना है, कॉपर तो आपको पता है ये जो ये वायर होता है ना
उसको आप छील करके, मतलब उस पर प्लास्टिक की कोटिंग जो होती है वो हटा करके तब लीजिएगा। और ई वाले में आपको चारकोल पाउडर लेना है, एफ में आपको सल्फर पाउडर लेना है। ये आपको स्कूल में भी कराया जाएगा। तो ये 6 टेस्ट ट्यूब में आपको ये मटेरियल ले लेना है। फिर क्या करना है, आपको 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करनी है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, ठीक। फिर उससे क्या रिएक्शन होता है पहले हम रूम टेम्परेचर पे देखेंगे, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में क्या रिएक्शन होता है ये देखेंगे, ठीक है। और जब टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पास एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के जाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या रिएक्शन हो रहा है। गर्म करने के बाद भी देखेंगे और रूम टेम्परेचर पे भी ये चीज़ चेक करेंगे। फिर आपको यही सेम एक्टिविटी सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट, कैसा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में दोहराना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन करना है। पहले हम रूम टेम्परेचर पे देखेंगे कि क्या रिएक्शन हो रही है, उसके बाद जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे, उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करके देखेंगे। इस वाली ये वाली 2 टेबल हैं, इनमें हमने क्या ऐड किया था इस मटेरियल के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये 2 टेबल हैं, इनमें हमने क्या ऐड किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या रिएक्शन हो रहा है, और फिर दोबारा हम देखेंगे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए, जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे करेंगे, तो जो ए वाली टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब के जब आप माउथ के पास जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाएंगे तो एक पॉप साउंड आएगा और वो माचिस की तीली बुझ जाएगी एकदम से। उस पॉप साउंड के साथ में एकदम से मतलब एक आवाज़ आएगी और माचिस की तीली बुझ जाएगी। तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो वो ये दिखाता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इससे बन रही है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, और जो कि एक पॉप साउंड के साथ निकलेगी, ठीक है। और यही एक्टिविटी जब हम इसको टेस्ट ट्यूब को गर्म करके करेंगे तो ये वाली जो रिएक्शन है ये और भी तेज हो जाएगी, और भी रैपिड हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस और तेजी से निकलेगी, ठीक है। और जब इसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तब भी वो हाइड्रोजन गैस देगी और हीट करने पर रिएक्शन रैपिड हो जाएगी। सेम प्रोसेस हम एल्यूमिनियम के साथ करेंगे। उसमें जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और मैच स्टिक लेकर के जाएंगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ। गर्म करने पर रैपिड रिएक्शन होगी और सल्फ्यूरिक एसिड के भी साथ वो देगी रिएक्शन और रैपिड रिएक्शन हो जाएगी गर्म करने पर। आयरन के भी साथ देखिए सेम है। ये आप एक पेंसिल से आपकी बुक में जो टेबल बनी है उसको आप ऐसे फिल कर लीजिए तो आपको याद रहेगा कि क्या होता है। लेकिन देखिए ये सारे के सारे मेटल थे ना, कॉपर ये भी एक मेटल है, लेकिन कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, और वो गर्म करने पर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। आप ये देखिए, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देगा और गर्म करने पर भी नहीं देगा। लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो पेंसिल से लिख लीजिए, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं देता है रिएक्शन, लेकिन कॉपर को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और गर्म करके रिएक्ट कराएंगे तब वो रिएक्शन देगा, ठीक है, समझ आया। मीन्स कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ना तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लेकिन कॉपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा। चारकोल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये ना तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ कोई रिएक्शन देगा ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फर पाउडर ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी ना तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब देखिए, आपको इस टेबल से आपको समझ आ रहा होगा कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स तो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड से, है ना, और रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मीन्स
ये जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब आप कहोगे कि ये मेटल सॉल्ट कैसे बन गया, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। लेकिन नॉन मेटल्स एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। और कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? कॉपर एक मेटल होकर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये मैं आपको जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वहां पे मैं एक रिएक्टिविटी टेबल बनाऊंगी। ठीक है, तो देखिए अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो उससे हमने क्या सीखा? उससे हमने ये सीखा कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया था, है ना। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते थे वो कैसी होती थी? बेसिक ऑक्साइड होती थी ना, वो बेसिक क्षारीय होती थी। और यहाँ पे एसिड यानी अम्ल, तो हमें ये पता है कि जब एसिड और बेस वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट, जो कि न्यूट्रल होता है ना। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं जो कि न्यूट्रल होता है। यहाँ पे भी देखिए मेटल्स को जब एसिड से रिएक्ट कराएंगे, मेटल्स जो कि बेसिक ऑक्साइड देते हैं रिएक्ट करके ऑक्सीजन से, है ना, ये बेसिक ऑक्साइड देते हैं, तो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये आप लिख लीजिए, metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound। हम क्या कर रहे थे? जब जलती हुई मैचस्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था? वो पॉप साउंड एकदम से हो रहा था और वो जो वो मैचस्टिक थी वो एकदम से तेज से जल के फिर बंद हो जाती थी, बुझ जाती थी, है ना। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो निकलती थी उससे, उस रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस निकलती थी उसी की वजह से वो पॉप साउंड के साथ एकदम से जल करके और फिर बंद हो जाती थी। और हमने क्या पढ़ा था कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर जो था वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा था, यहाँ तक कि हीट करने के बाद भी नहीं रिएक्ट कर रहा था, बट इट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसलिए नहीं रिएक्ट करता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा लेस रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन की अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता है और वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, हीट करने पर भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा होगी और उसे गर्म करते हैं तब वो कॉपर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस लिखा है यानी नो रिएक्शन, और यहाँ पे टिक का मतलब है कि वो रिएक्ट कर जाएगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी और उसे गर्म भी करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी और वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। हमने देखा था ना कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे थे। चलिए अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस। तो जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे ही हम बेसिस के साथ भी रिएक्शन देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है और उसमें 5 ml वाटर ऐड करना है। फिर 5 ml वाटर ऐड करने के बाद हम उस टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, और ये जो ये NaOH है ये एक बेस है, ठीक है। अब उसको हल्का सा स्टिर करके फिर आप रख दीजिए। अब उस टेस्ट ट्यूब में हमें कोई भी मेटल ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम फॉइल ऐड कर सकते हैं। मेटल ऐड करने के बाद में उसके थोड़ी देर बाद आप एक बर्निंग मैच स्टिक ले जा करके उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जा करके चेक करिए। जब आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाएंगे, तो अगर वो एकदम से पॉप साउंड के साथ में बर्न हो जाए तो इसका मतलब है कि मेटल ने उस बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की है, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मतलब
कोई रिएक्शन नहीं हुआ है ना। तो जब आप ये वाला रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं और फिर आप बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाएंगे तो वो एकदम से पॉप साउंड के साथ में बर्न हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सेम रिएक्शन, सेम एक्सपेरिमेंट आप किसी भी नॉन मेटल के साथ करके देखिए, ठीक है। तो चलिए आइए यही चीज लिखते हैं। देखिए, रिएक्शन विद बेसेस, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं। यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिख के बेस भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक बेस है। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे पॉप साउंड के साथ, है ना। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। देखिए, नॉन मेटल्स हैं वो जनरली नहीं रिएक्ट करते, कभी कभी कर भी जाते हैं, इसीलिए इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है यहाँ पे। वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कभी कभी रिएक्ट करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये है, मैंने भी आपको बताते टाइम जनरली कहा था, है ना। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। किसी, जैसे मान लीजिए कॉपर है, इस कॉपर की जगह को यहाँ पे आयरन ने ले लिया, है ना, आयरन कहीं और रिप्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its compound in aqueous solution। आपको क्या याद रखना है, हमेशा मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वही डिस्प्लेस करेगा कम रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और कहाँ से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी उसके सॉल्यूशन से उसे रिप्लेस करेगा। जो एक्वस, जो पानी मिक्स वाला जो सॉल्यूशन होगा, एक्वस का मतलब जिसमें वाटर मिक्स हो, ठीक है। तो मीन्स जो भी मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल लेस रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव है, वो बस बैठा रहता है, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया जहान से, कोई मतलब नहीं है, वो बस बैठा रहता है। तो उसका वो सॉल्यूशन होगा पानी वाला। अब कोई रिएक्टिव मेटल आ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि लोहे जैसा फौलाद, तो मान लीजिए ऐसा ही कोई रिएक्टिव मेटल आ गया ज्यादा ताकतवर, तो वो क्या आया, वो आया और उसने कहा हटो अब मैं यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है। तो उसने वो लेस रिएक्टिव, जो भोंदू सा मेटल था, हमेशा बस बैठा रहता था, उसको साइड में ढकेल दिया, ठीक है, उसे साइड में ढकेल दिया और खुद जा करके वहां पे बैठ गया। तो बस आप इस तरीके से समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, और हमेशा वो डिस्प्लेस एक्वस सॉल्यूशन से ही करेगा, ठीक है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि जो भोंदू सा बैठा था, उसे ताकतवर कोई मेटल आया और उसने ढकेला और खुद जाकर के बैठ गया, ठीक है। अब समझिए कोई बहुत ताकतवर सा और मोर रिएक्टिव मेटल बैठा हुआ है, अब लेस रिएक्टिव भोंदू सा मेटल आकर उसे ढकेले तो क्या वो आकर के ढकेल पाएगा उसको, नहीं, है ना। ऐसे ही जो कम रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। और यही रीजन था कि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। हाइड्रोजन कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये मैंने फिलहाल के लिए एक रिएक्शन लिख दी है, इसे आप समझ लीजिए, बाकी इसके आगे एक और रिएक्शन मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखवाऊंगी और फिर आपको मैं वो रिएक्शन, वो एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आपको एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, अब उसमें आप एक आयरन नेल डाल दीजिए या एक थ्रेड के थ्रू लटका दीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है। और थोड़ी देर ऐसे उसे अनटच छोड़ दीजिए, उसे बिना कोई टच करे ऐसे ही आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, आप देखेंगे वो सॉल्यूशन होगा जो ब्लू कलर का था वो बहुत ही हल्का सा ग्रीन कलर का रह जाएगा। और वो आयरन नेल को आप निकाल करके देखिए जो आपने उसमें लटकाई थी,
तो उसमें आपको क्या दिखेगा, एक रेड रेड सी अजीब सी चीज जम जाएगी उस पे, है ना, उस पे पूरा रेड रेड सी एक कोटिंग चढ़ जाएगी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें हमने आयरन नेल को डुबोया, और आयरन जो है ज्यादा ताकतवर है, आयरन ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, थोड़ी देर में थोड़ी सी आयरन उस सॉल्यूशन में जाकर के घुल गई, ठीक है। ये जो ये आयरन है इस सॉल्यूशन में थोड़ी सी आयरन उस सॉल्यूशन में जाकर के घुल गई, तो इसने ब्लू कलर को पेल ग्रीन कलर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और उसने आयरन सल्फेट बना लिया, ठीक है। वो जो वो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट हो गया, और वो जो वो कॉपर थी वो कहाँ गई, वो कॉपर पाउडर के फॉर्म में जाकर के जो आयरन नेल थी उस पे जाकर के चढ़ गई, ठीक है। तो इसीलिए वो रेडिश हल्की रेड रेड टाइप की दिखाई देगी आपको। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अभी हम और देख लेते हैं आगे। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपको 5 बीकर ले लेने हैं 100 ml के, ठीक है। तो आपने ये 5 बीकर लिए हैं, इनको आप हाफ फिल कर लीजिए वाटर से, ठीक है। 50 ml वाटर हर एक बीकर में आपने फिल कर लिया। अब आपको बीकर ए में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। पहले हम बीकर ए का ही देख लेते हैं। आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है और उसमें थोड़ा सा जिंक का ग्रेन्यूल ऐड करना है उसमें, ठीक है। लटका करके ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे, आपको ये दिखाई देगा कि जो ये जिंक है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने क्या बताया था, जो मोर रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो ये क्या करेगा, कॉपर जो है ये ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट है, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर इसकी तलहटी में बैठ जाएगा, जो कि रेड कलर का आपको पाउडरी फॉर्म में दिखाई देगा। देखिए, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, जब ये जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो जिंक सल्फेट बना लेगा, जो कि कलरलेस होगा, ठीक है। मीन्स आपने ये जो सॉल्यूशन इसमें ब्लू कलर का लिया था कॉपर सल्फेट का, जब वो जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर उसका गायब हो जाएगा। और इसके नीचे ये कॉपर अलग हो गया है ना, तो इसके नीचे आपको रेड कलर का कॉपर का पाउडर टाइप का नजर आएगा, रेड कलर का कॉपर इसके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करता है क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये वाला एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों ही एग्जाम्पल है। तो इसने क्या किया, इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। अब हम देख लेते हैं, जो ये वाली रिएक्शन है इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब मैं ये पहली वाली रिएक्शन मिटा देती हूँ, ठीक। अब देखिए, ये जो ये बी वाला बीकर है, इसमें आपने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। किस कलर का है, ब्लू। किस कलर का है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और हमने क्या, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हम जब आयरन नेल को लटकाएंगे या उसमें डाल देंगे, थोड़ी देर बाद में क्या हुआ था, उसमें आयरन मोर रिएक्टिव होता है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, तो क्या बना लिया था, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, FeSO4। और ये कैसा होता है, ये होता है पेल ग्रीन, बहुत हल्का सा ग्रीन कलर का, ब्लू कलर इसका बिल्कुल चला जाएगा। प्लस कॉपर, वो कॉपर जो अलग हुआ है वो नेल पे जाकर के, जो नेल से थोड़ा सा आयरन तो सॉल्यूशन में जाकर के मिल करके वो आयरन सल्फेट बना लेगा, और वो आयरन नेल थी उस पे आपको रेड कलर का पाउडरी मास दिखाई देगा, वो होता है कॉपर के ही डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऐसा होता है। यानी कि ये जो ये बीकर बी था इसने भी डिस्प्लेसमेंट किया है ना। अब देखिए ये बीकर सी, इसमें क्या है, इसमें हमने लिया है जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है।
और इसमें अगर हम कॉपर को लटका देते, कोई भी कॉपर वायर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा बेटा? आप देखिए, यहीं पे समझने वाली चीज है। मैंने आपको इससे पहले जो रिएक्शन दिखाई थी उसमें क्या था, मैंने बताया था जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना, जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो आप समझिए जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को धक्का दे देता है और खुद जाकर के बैठ जाता है। अब यहाँ पे जिंक ज्यादा ताकतवर है, तो क्या ये कॉपर इसको धक्का दे के बैठ पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, और मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। देखिए सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। इस वाली रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया था। और यहाँ पे आयरन सॉल्यूशन में है, ठीक है, आयरन सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो यह कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नो, नो रिएक्शन, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? और ये जो 5th वाली बीकर है, इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने लिया है जिंक सल्फेट, और उसमें हमें कोई आयरन नेल डालनी है। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा ज्यादा ताकतवर है? इस रिएक्शन में क्या होगा, आप जिंक सल्फेट में आयरन नेल को डाल करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको टच भी नहीं करिए, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन की अपेक्षा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। इस बीकर में भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। बेटा देखिए, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कैसे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम, क्योंकि हर एक मेटल को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है, कई सारे मेटल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ जिनकी अक्सर रिएक्शंस आती रहती हैं, उन कुछ मेटल्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो देख लेते हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ऊपर की तरफ मोस्ट रिएक्टिव, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हैं, और नीचे की तरफ कम रिएक्टिव मेटल है। हमेशा आप हाइड्रोजन को एक बेस की तरह समझ करके रखिए। ठीक है, ये सारे मोर रिएक्टिव में गिने जाते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। ठीक है, सबसे पहले पोटेशियम, फिर पोटेशियम से कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? सोडियम, सोडियम से कम बेरियम, बेरियम से कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और जिंक से कम रिएक्टिव होता है आयरन, है ना। हमने अभी रिएक्शन में क्या देखा था, जब हम जिंक सल्फेट में हम आयरन नेल डाल रहे थे तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक, फिर आयरन के बाद निकेल, फिर टिन, फिर लेड। ठीक, उसके बाद में आता है हाइड्रोजन। ठीक, और हाइड्रोजन के बाद में अब इसके नीचे जो भी हैं वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। देखिए हमने पीछे वाली स्लाइड्स में पढ़ा था ना कि कॉपर जो था वो मेटल होने के बावजूद भी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, और कॉपर से भी कम रिएक्टिव होती है मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जो ऊपर के मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे के जो मेटल्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। देखिए हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आइए उनको समराइज कर लेते हैं। ये आपको एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन कराने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस साइड हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इधर हमने मेटल्स के बारे में लिखा और इधर नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्षारीय होती है, बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। Mb से मैंने बोला था याद रखने के लिए। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था Na, नन ऑफ द एबव, ठीक है। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो ज्यादातर चीजों में नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ना वो मैलिएबल होते हैं, ना लस्ट्रस होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना सोनोरस होते हैं। ज्यादातर चीजों में नॉन मेटल्स नहीं था ना, तो आप वहां से कोरिलेट करके याद रख सकते हो। N फॉर नॉन मेटल और A फॉर एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। अब इसका आप ये कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर लीजिएगा कि आप कहीं भी नॉन मेटल देखें तो उसकी हर एक प्रॉपर्टी में आप नहीं लिख दें। नो नहीं होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ये फॉलो भी करता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक याद करने का तरीका बता रही हूँ, आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन O2 होता है ना तो उसके साथ ऑक्साइड बनाया। वाटर H2O होता है, वाटर हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड तो है, ऑक्सीजन तो है, O तो है, तो ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन कैसी, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन भी है। तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो एयर के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से एकदम जल उठता है ना, तेजी से बर्न हो जाता है। इसीलिए फॉस्फोरस को बचाने के लिए कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए वरना वो जल जाएगा ना, तो इसे हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और मैंने एक ऐसा मेटल बताया था जो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, दैट इज सोडियम। सोडियम जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन और या फिर वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से एकदम बर्न होने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसको जो है उसके कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, ठीक है। सोडियम मेटल को हम वाटर में नहीं बल्कि केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एयर और वाटर दोनों के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। और फॉस्फोरस ये सिर्फ एयर के साथ तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और वो हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, तो क्या होता है, एक पॉप साउंड, तेजी से पॉप साउंड के साथ में वो एकदम से जल उठती है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। तो मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैंने बताया था जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक, तो बेस और एसिड जब मिल जाएगा तो वो सॉल्ट बना देगा, ठीक है। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। और एक ऐसा भी मेटल है, मैंने कॉपर का बताया था ना आपको, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ना उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था, ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था, यहाँ तक कि गर्म करने पर भी। लेकिन जब कॉपर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है। अगर हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कॉपर पे तो वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। फोर्थ इज रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेसेस, मेटल्स बेस के भी साथ में रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस।
और जबकि नॉन मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मींस कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट कर भी जाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स नहीं भी करते हैं। तो आप देखिए मेटल्स हैं इन सारी चीजों से रिएक्ट कर रहे हैं ना, सब में टिक टिक टिक, और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड तो बना रहे हैं अपना, ठीक है। बाकी वो वाटर के साथ भी जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं, एसिड के भी साथ जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं, और बेस के भी साथ मतलब कॉम्प्लेक्स है, ज्यादातर नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ कर भी जाते हैं। तो ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। देखिए बेटा, हमने इतने सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आइए हम देख लेते हैं कि उनका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। देखिए मेटल्स के तो बहुत सारे यूज हमें पता ही है, ठीक है, फिर भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मशीन्स होती हैं, वो सब काहे की बनी होती है? मेटल की। ज्यादातर लोहे की बनी हुई मशीन्स देखी होंगी आपने। ऑटोमोबाइल्स, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं ये सब मेटल्स के बने होते हैं ना, हमारी बाइक वगैरह ये सारी चीजें। एरोप्लेन्स मेटल के होते हैं, ट्रेन्स मेटल की होती, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में जो भी गैजेट्स यूज किए जाते हैं वो मेटल्स के होते हैं ना। कुकिंग यूटेंसिल्स, जो ये खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, या ये थालियाँ, ग्लास, कटोरी, चम्मच जिनमें हम खाते हैं, ये सब ज्यादातर मेटल्स के बने होते हैं। वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जो ज्वेलरी होती हैं वो भी मेटल्स की होती हैं। आप अपने डेली यूज में बहुत सारे मेटल्स देखते ही हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल। ऑक्सीजन, कौन सा नॉन मेटल है? ऑक्सीजन। वी इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जो हम ब्रीद करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में भी नॉन मेटल्स का यूज होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं। वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यही सब फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं ना, तो ये सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्योरिफिकेशन में लाइक चारकोल, क्लोरीन, इन सब का यूज होता है ना। क्लोरीन को लाल दवा भी कहते हैं, याद करिए। जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें पहले क्लोरीन डाल दी जाती थी, है ना। अभी भी है, ये जो वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, इनमें क्लोरीन डाली जाती है, जिसे लाल दवा कहते हैं। ये वाटर को प्योरीफाई करती है। तो ये क्लोरीन भी या चारकोल भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल आयोडीन, जो फिटकरी होती है वो भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल आयोडीन कैसी होती है? पर्पल कलर की होती है ना। सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। घाव पे आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर पर्पल कलर का एक लिक्विड डाल देते हैं ना, वो आयोडीन होती है, वो एंटीसेप्टिक का काम करती है और उससे घाव जल्दी भरते हैं। तो ये नॉन मेटल्स हैं। अभी हम और देखते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, जो पटाखे हम लोग लगाते हैं ना, उसमें भी नॉन मेटल्स का यूज होता है। कौन कौन से? सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसे नॉन मेटल्स का क्रैकर्स पे यूज होता है। मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल है, फाउंड इन क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स। आपको याद आ रहा होगा ना कि आपने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वो अपना फूड जो है लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से सिंथेसाइज कर पाते हैं ना। तो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेटल की चीजें ही बस आपने देखी हैं, बस वही चीजें होती हैं। मेटल हमारे अंदर भी होता है। जैसे आयरन मेटल जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। आयरन मेटल प्रेजेंट इन आवर ब्लड इन हीमोग्लोबिन। जो हमारा ब्लड है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है, वो है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन मेटल होता है ना कि जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? पालक खाइए, भिंडी खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने को बोलते हैं ना। तो उसमें आयरन होता है, चुकंदर वगैरह, ये सब आयरन की कमी पूरी करते हैं। आयरन हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। बेटा आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और वो मिलकर के एक एकदम ही नई चीज बना लेते हैं ना, और वो नई चीज बनाते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पहले जिन चीजों से जुड़ करके बना है उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज रखता है ना। मतलब
जो रिएक्टेंट होते हैं, जिनने रिएक्ट करके वो नया सब्सटेंस बनाया, उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपकी बुक में भी जो येलो बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस that can't be broken into smaller pieces by further chemical reactions। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको और भी ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, तो उसी को ही हम एलिमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर तोड़ा ही नहीं जा सकता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती है तब जा करके वो टूटता है, लेकिन किसी भी नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा उस प्योर सब्सटेंस को और भी ज्यादा स्मॉलर पीस में नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। कांट बी ब्रोकन डाउन बाय, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा तो उसे और छोटे पीस में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसके द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जैसे ये कोई प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, अब हम इसको अगर और ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से, तो ये एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर इसको हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से तोड़े तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये कई सारे एटम्स से मिलकर के बना है, ठीक है। ये सब क्या है? ये एटम्स हैं, ये एटम्स से मिलकर के बना है। और एक एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट में जितने भी ये एटम्स होंगे, ये सारे के सारे एटम्स एक ही प्रकार के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन एटम हो, दूसरा हाइड्रोजन एटम हो और तीसरा ऑक्सीजन एटम हो तो वो एक एलिमेंट हो गया ना, तो वो तो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ना, वो अलग चीज है। किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स एक ही टाइप के होंगे। अगर ये कार्बन एटम है तो ये भी कार्बन एटम होगा और ये सारे के सारे कार्बन एटम होंगे, ठीक है। अब देखिए एटम फिर होता क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम। इस एलिमेंट की जो सबसे छोटी सी यूनिट है, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन करके जो सबसे छोटा भाग निकाला जा सकता है वही होता है एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देने वाली है, देखिए हम जब भी कोई फिजिकल रिएक्शन करते हैं, फिजिकल चेंजेस हो गए, मान लीजिए ये मान लीजिए सल्फर है, ठीक है, या आप कार्बन भी मान लीजिए, या भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में कर दें तो इसके एटम्स चेंज हो जाएंगे? नहीं, उसका फिजिकल स्टेट तो चेंज हो जाएगी, फिजिकली चाहे कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन एटम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, एटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एटम इसमें ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। वो दूर दूर हो सकते हैं, वो पास पास हो सकते हैं ना, लिक्विड हो गए तो वो दूर दूर हो गए, अगर वो गैस बन गया तो और ज्यादा दूर दूर हो गए, सॉलिड में और पास पास आ गए, लेकिन ये सारे के सारे एटम्स रहेंगे एक जैसे ही, वो अनअफेक्टेड रहेंगे। ये नहीं कि इनका शेप चेंज हो गया या बदल करके कुछ और हो गया। अब एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एलिमेंट्स को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमें कहना है कि ये कार्बन का एलिमेंट है तो सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अगर हमें कहना है कि ये आयरन का एलिमेंट है तो Fe से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो कई सारे सिंबल्स दिए गए हैं डिफरेंट एलिमेंट को। एलिमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स ही होते हैं जिनको हम मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटेलॉइड्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। ये जो ये मेटल्स तो आपने पढ़ ही लिए, नॉन मेटल्स भी पढ़ लिए। मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो इन एलिमेंट्स के ही मिलने से बनी है, ठीक है। जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, H2O होता है ना वाटर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट मिले हुए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है ना। ऐसे ही दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बनी है। देखिए नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर 94 इन नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरली मिलते हैं वो कितने हैं? 94 है नंबर में, ठीक है। और दुनिया में टोटल जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो है 118 एलिमेंट्स।
अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो, इसके आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 118 हैं। इनमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली ऑकर होते हैं और जो बाकी के हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, इन नेचुरल एलिमेंट्स के ही थ्रू बनाए गए हैं, जैसे कुछ यूरेनियम से बनाए गए हैं। इस तरीके से और एलिमेंट्स की खोज होती रहती है और अभी भी होती रहती है। अब देखिए, ये जो ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स का ये जो नंबर है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कुछ लोग मानते हैं, कुछ बुक्स में आपको दिखाई देगा कि 92 होते हैं, कुछ बुक्स कहेंगी कि वो 90 होते हैं नेचुरली ऑकरिंग। बट नवंबर 2016 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे IUPAC कहते हैं, ठीक है, तो उसने माना था कि टोटल 118 एलिमेंट्स में से 94 मीन्स 94 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। और आपकी NCERT में भी जब 94 लिखा है तो हमें भी 94 ही मानना है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।